हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र और आज हम लोग का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों के बारे में है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं आप इस चक्कर में फंस जाएं या फिर कोई केस संबंधित हो जाए तो आप न्यायिक आप कैसे स्टेटस लेते हैं, फिर नया डिसीजन लेते हैं, कैसे न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं, उसके बारे से संबंधित है। तो कोशिश की है कि मैंने जो समझ में आया है उसी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप जाके यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके आप ये डालिएगा, आपको मिल जाएगा। 10 पन्नों का है, 10 पन्नों में मिल जाएगा, 10 पन्ने पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है जो काम का हो उसी को लिया है। तो ये संबंधित है मैटर शिक्षा विभाग है, जैसे बेसिक है, माध्यमिक है और ये विश्वविद्यालय संबंधित जो स्कूल कॉलेज हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है कि अगर मान लीजिए कोई न्यायिक विवाद हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, न्यायिक विवाद से बचने के लिए ये ऐसे हम लोग को क्या प्रोसीजिंग लेनी है और हमें कहाँ किस किस कोर्ट में जाना है उससे संबंधित है। तो ये क्यों बनाया गया है, ये सरकार द्वारा बनाया गया है। देखिए क्यों बनाया गया है, इसके बारे में देख लीजिए। शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, ठीक है, क्यों बनाया गया है। शिक्षा विभाग और शिक्षक कर्मचारियों के मुकदमों को त्वरित गति निपटाने के लिए ये बनाया गया है। बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें चयन कैसे होने वाला है। चयन ऐसे होने वाला है, एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे। ये न्यायिक प्रशासनिक है, ठीक है, न्यायिक हो प्रशासनिक होंगे, ठीक है, न्यायिक विभाग में जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। और ठीक देखिए 3 न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होंगे। इसके बाद अध्यक्ष पद पर हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज या IAS हो सकता है, जो सचिव लेवल या फिर न्यायिक मामले देखता रहा हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इनके देखिए जो अध्यक्ष का है 5 साल काम करेगा या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक का कार्य कर सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए। चयन कैसे होगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की राय पर सरकार करेगी और चीफ जस्टिस के नामित जज की जांच के आधार पर राज्यपाल हटा सकता है। अब देखिए शिक्षकों को किस चीज़ से दिक्कत है, ये चीज़ देख लीजिए। ये 9वें पेज में है, शायद 9वें या फिर 8वें पेज में है। ये देखिए मैंने पूरा वैसे उतार दिया है। इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया जिस दिनांक को ऐसे किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कोई अधिकारता, शक्ति या प्राधिकार प्रयोग किए जाने योग्य हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय के पास ऐसा सेवा संबंधी मामलों को कोई अधिकारता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा अथवा उसका उपयोग करने का हकदार है, जिसकी वजह से शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखो इंटरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए जिस दिनांक को कैसे किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कोई अधिकारता, शक्ति या प्राधिकार प्रयोग किए जाने योग्य हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय के पास ऐसा सेवा संबंधी मामलों में कोई अधिकारता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा अथवा उसका उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो ये लाइन जो है शिक्षकों को इससे दिक्कत है और इसी वजह से शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए अगर ये तब लागू होगा जब ये विधेयक पास हो जाएगा और कोई मामला इसके अंतर्गत आएगा, तब ये आपका रूल लागू होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले आपको जो पुरानी चीज़ें हैं कैसे काम करती थी उसके बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होता था, चलिए नीचे से चलते हैं। उच्च हाई कोर्ट, ठीक है, सिंगल बेंच हो गई। हाई कोर्ट में जब बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है, देखिए सबसे पहले अगर कोई मामला होता है ऐसा तो फिर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट में ही डबल बेंच में जाता है। ठीक है, डबल बेंच, उसके बाद ये जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें भी डबल बेंच होंगी, ट्रिपल सदस्य और खंडपीठ बैठा दी जाएगी। इस तरीके से हम लोग का प्रोसेसिंग कार्य करता है। ठीक है, हाई कोर्ट में पहले जाएंगे, फिर डबल बेंच आ जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड जाता है। दो खंडपीठ, 2 सदस्यों वाली 3 और 5 ऐसे काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये आ गया, मतलब इसके आने से क्या होगा, आपका इनका काम ख़त्म। ठीक है, आपको इस कोर्ट में जाना है, इसके बाद आप सीधे ऊपर जाएंगे। ये जो 2 प्रोसीजर हैं इनसे आपको नहीं निपटना है। ठीक, तो ये दिक्कत है। अब देखिए शिक्षकों का ये विरोध तो आप जान गए क्यों हो रहा है।
इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे भी ढेर सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे मामले पड़े हुए होंगे, मैं तो गिनती भी नहीं, क्योंकि मेरा फील्ड तो है नहीं, लेकिन कोशिश की है थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए मुझे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे ही पूरे देश भर के सारे मामले आए हैं, तो डायरेक्ट वहाँ जाना ये उनको समझ नहीं आता। बताते हैं कि इसके वकील भी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, और वहाँ आना जाना, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ आना जाना उसका खर्चा अलग है। तो कहते हैं शिक्षकों का विरोध है कि अगर यहाँ न जाके सीधे वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग के लिए आर्थिक रूप से और ढेर सारी आगे की दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया है, एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो है, एक चीज़ ये भी कही गई है कि धारा 326 अनुच्छेद 326, इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ रहा था बताया गया है इसकी अवहेलना करता है ये विधेयक, ठीक है। अब मैं टाइम नहीं मिल पाया, जल्दबाजी में मुझे पढ़ना चाहिए था इसको, आप देख लीजिएगा क्या है, वरना मैं कभी अगर दोबारा कभी मौका मिला तो मैं इसको बताऊंगा क्या है अनुच्छेद। ये जो विधेयक है इसकी अवमानना करता है, ठीक है। तो शिक्षकों का विरोध आप जान गए क्या है कि डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ये दो छोड़ के सीधे इस कोर्ट में जाएंगे या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो क्यों जो है कर रहे हैं, वहाँ के हड़ताल पे चले गए हैं इस बिल के कारण। देखिए इस समय हम लोग ज़्यादातर 100% जो मुकदमे हैं, अभी जो 100% मुकदमे हैं इसी यहीं पे हैं सारे, ठीक है। अगर अभी तो ये सब प्रयागराज जिसको कहते हैं, अभी नाम चेंज हो गया है, तो सारा कुछ यहीं पे है, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से मत हटाइए, यहीं पे कोई गठित करके, नई कोर्ट गठित करके त्वरित मामले निपटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर सारे मामले यहीं हैं, अगर उठ के कोई किसी नए में जाएंगे तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ये बात हो गई इनकी। और इनका ये भी कहना है कि अगर ये कुछ ऐसा होना ही था, कोई इस तरह का आना ही था, तो इनसे सलाह मशवरा करके बनाया जाता। तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने कह दिया ये विधायिका का मामला है, उसने अपने विधेयक बना लिया, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। तो ये चीज़ आपकी हो गई कि यहाँ पे सारे मामले इलाहाबाद में शिक्षक संबंधित जितने भी हैं, वहाँ से उठ के नई गठन करने में समस्याएं आएंगी, सारे वकील को वहाँ से आना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको इसी वजह से दिक्कत है। अब देखिए ये लखनऊ अधिवक्ता विरोध क्यों कर रहा है। अब ये विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि जो नई बेंच बनने वाली है, ये नई जो है कोर्ट के रूप में तैयार होने वाला है, तो वो लखनऊ में होगा। अब ये कह रहे हैं तुम इसको बनाओ, ये विधेयक लागू करके नया से गठन कर डालो, लखनऊ में ही आने वाली है इसकी शाखा, और ये कह रहे हैं कि वहाँ से हटाओ ना। तो इन लोगों का विरोध ऐसे, जहाँ तक मुझे समझ में आया है पेपर की कटिंग वगैरह चीज़ें देख के, तो बेसिकली ये इनका लड़ाई नहीं है, लड़ाई शिक्षकों का ही है, क्योंकि का विधेयक जो आया है उन्हीं के आधार पे आया ही है। तो ये छोटी सी बात है, मुझे जो समझ में आई मैंने बता दी। हो सकता है मैं थोड़ा नहीं समझ पाया या फिर नहीं बता पाया, तो ये आप मुझे कमेंट करके चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं। तो कुल मिला के जो हम लोगों के जो शिक्षक संबंधित न्यायिक मामले होंगे उसके लिए ये कोर्ट गठन कर दिया गया है। अगर इसमें आप हार जाते हो तो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है, यानी कि आपकी ये दो कोर्ट ख़त्म हो के एक हो गई और फिर आप ऊपर चले जाओगे, ठीक। इसीलिए इसका गठन किया गया है। सरकार का कहना है कि हमने इसलिए किया है क्योंकि शैक्षिक मामले ज़्यादा हैं, इसके लिए एक अलग से कोर्ट बना दें, जिससे कि जल्दी जल्दी मामले सुलझ जाएंगे और लोगों को जल्दी से न्याय मिल जाएगा। इसके बारे में ये सारी चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यही सब विरोध चल रहा है, शिक्षक संघ विरोध कर रहा है, इधर अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, इधर लखनऊ वाले अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। यही हड़ताल मुझे ढूंढना इसलिए पड़ा क्योंकि शिक्षक संबंधित था ही, और मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली इतना विरोध हो क्यों रहा है। तो मैंने सोचा लो इधर थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी या मेरी किसी बात पर डाउट होगा तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे किसी न किसी मेरे अलावा किसी बंदे ने वो बनाया होगा वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ पहले खुद को समझ लेता हूँ चीज़ों को, उसके बाद जो है वीडियो में बनाता हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं तो पहले समझूँ ताकि आपको समझाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी,
फ़र्क क्या पड़ा, इससे इफेक्ट क्या होगा आपका, ये यहाँ पे आप गायब होके सीधे जो होगी आपकी जो नई कोर्ट गठित होगी, सीधे आप अगर हार गए तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वरना आपका जो प्रक्रिया है इस चेन से हम लोग को गुजरना है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार आपसे छीना गया है। साफ साफ कहा गया है कि देखिए, उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी भी न्यायालय के पास के ऐसे संबंधी मामलों को अधिकारता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा। अब आपको भी बता दिया जाए कि कितने सारे मामले जो हैं उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हुए होंगे। अगर आप यहाँ हार जाते हो तो फिर आप वहाँ जाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा एज यूजुअल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जीत जाते हो तब तो मामला ख़त्म हो गया, ठीक। हार जाते हो तो आपको प्रोसेसिंग लंबी होगी, उसके भी अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होंगे। जानते हैं दिल्ली में रहना और जाना बहुत दिक्कत वाला है, और देखिए वकील भी हाई कोर्ट और से ज़्यादा ही महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था सारा विरोध के बारे में बता दिया है कि यहाँ के अधिवक्ता क्यों विरोध कर रहे हैं, जज क्यों विरोध कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ से उठ के अगर जा रही है लखनऊ जाएगी, इलाहाबाद से उठ के कोई चीज़ लखनऊ जाएगी, अरे प्रयागराज कह लीजिए, प्रयागराज से उठ के अब लखनऊ जाएगी। आप सबको पता है कि लखनऊ में नया बन गया है हाई कोर्ट, पहले यहाँ ब्रांच थी, तो यहाँ से शिफ्ट होकर हर चीज़ जो है शिक्षक संबंधी यहाँ पे जो लाना है। और ये चाह रहे हैं कि यहाँ के वकील अधिवक्ता चाह रहे हैं कि यहीं रहे, और ये लोग चाह रहे हैं हमारे वहाँ आए, तो मामला यहीं पे फंसा हुआ है। तो ठीक है, ये मेरा वीडियो था, छोटा ही वीडियो बनाया है। फिर मिलूँगा एक